नमस्कार। आप सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए विशेष रूप में इस प्रोग्राम के आयोजक देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी है उन सभी को वंदन करते हुए और परम आदरणीय सुरेश बर्नवाल जी को खूब खूब अभिनंदन करते हुए मैं मेरा ये वक्तव्य आप लोगों के सामने शुरू कर रहा हूँ। आज पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति, धनी हो, दरिद्र हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी किसी ना किसी प्रकार में इन महामारी से प्रभावित हो रहे हैं। और उनमें जो लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं उन लोगों का जो अनुभव है वो थोड़ा विशेष है। और जिन लोगों ने संक्रमण के बाद उनकी परिस्थिति सीवियर इन्फेक्शन तक पहुंचे, स्टेज तक पहुंचे, उन लोगों के लिए तो अति विशेष है। और इसीलिए इस महामारी से भगवान की कृपा से हम सब बचे रहें, स्वस्थ रहें और इसके जो रूल्स है वो सभी बहुत ही समझदारी के साथ पालन करें। अपना परिवार, अपने आसपास के सभी लोगों को जागरूक करें और विशेष रूप में कभी लापरवाही अनुसरण ना करें, इसके ऊपर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। मेरे ऊपर आदेश हुआ है कि कोरोना के जो 3 स्टेज होते हैं, जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, एक तो माइल्ड, मतलब जिन लोगों को खास करके कोई हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वो घर पे ही क्वारंटाइन होके रहे तो स्वाभाविक रूप में ही वो स्वस्थता को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और ज़रूरत पड़े तो प्रिकॉशन के रूप में थोड़ा बहुत सामान्य मेडिसिन का भी उपयोग करते हैं। दूसरा स्टेज है मॉडरेट है, जिसमें उस पेशेंट को थोड़ा बहुत लंग इन्फेक्शन होता है, तेज बुखार, खांसी वगैरह वगैरह लक्षण भी उसमें दिखाई देता है। और इसके अंत में जो सीवियर केस है, जिसमें लंग इन्फेक्शन का मात्रा इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन की डिमांड है शरीर के काम के लिए, उसमें भी कमी हो जाता है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत हो, कभी कभी वेंटिलेटर में रखने की भी ज़रूरत हो जाए, ये एकदम क्रिटिकल कंडीशन है। तो मैं आप लोगों को कोरोना की जो माइल्ड इन्फेक्शन है उस पेशेंट के लिए, जब वो इन्फेक्शन में है और जब वो इन्फेक्शन से बाहर आ गए, उस समय उसको क्या करना चाहिए, क्या करने से वो जल्द से जल्द पुनः स्वस्थता को प्राप्त करेंगे, उसके बारे में आप लोगों से मैं थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहता हूँ। अब पूरा सोशल मीडिया के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा इन सभी का जानकारी हम लोगों को कई सोर्स से प्राप्त हो रहा है
और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा उनमें से बहुत सारे चीज़ आप लोग पहले से ही जानते हैं, सुन चुके हैं, कई लोग उसको पालन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो उसके अंदर जो सूक्ष्म भाग है जिसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है उसको थोड़ी हाईलाइट करके आप लोगों के साथ ये चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और जब उनको पहले से ही पहले लक्षण की अनुभव होना शुरू हो जाए, उनको लगे कि मेरे अंदर कुछ लक्षण है, उस समय उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है पैनिक नहीं करना चाहिए कि अब मुझे कोरोना हो गया इसलिए मेरा केस समाप्त, ऐसे कुछ भी नहीं। उनको ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना की जो संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं उनमें से 85% से 90% लोग किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट बगैर छोड़ के ना लेकर भी कुदरती रीते स्वस्थ हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा फिगर है, 85% से 95%। तो उनको ये समझना चाहिए कि मैं उन बाकी बचे 10% में हूँ ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है कि आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल एड की ज़रूरत ही ना पड़े और आप स्वाभाविक रूप में ही थोड़ा बहुत 2-1 दिन का हल्का सा बुखार या सर्दी खांसी के द्वारा या पुनः स्वस्थ हो जाए। लेकिन मेंटल पैनिक उनको नहीं करना है, वो पहली बात है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा चीज़ जो करना है वो है कि उनको अधिक से अधिक सावधानी का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। अधिक से अधिक सावधानी का मतलब वो निश्चित रूप में तब होम क्वारंटाइन हो जाए, अर्थात घर में अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो क्या करे, वो खुद को बाकी लोगों से अलग कर ले, पहली बात है। अब क्वारंटाइन हो जाने के बाद अगर व्यवस्था है तो घर में रहते हुए ही वो अपनी कोरोना की टेस्ट की व्यवस्था कर ले, जिससे कि ये कॉन्फर्म हुआ जाए कि उनको वास्तव में कोरोना है या नहीं, क्योंकि उनको केवल मात्र लक्षण ही दिखाई दिया है। मैं बाहर टेस्ट करने के लिए जाने के लिए इसीलिए अधिक आग्रह नहीं लेता हूँ, क्योंकि अब जहाँ पर ये सब कोरोना टेस्ट हो रहा है, कोई भी हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या आरटीपीसीआर टेस्ट हो, ये जो सेंटर है वही कोरोना स्प्रेड करने के लिए एक सेंटर बन गया है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि फिर वैक्सीन लेने वाले सेंटर जो है वो भी इसके लिए बहुत बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डेटा है कि जिनको कहीं पे कुछ नहीं था, केवल वैक्सीन लेने के लिए गए या टेस्ट कराने के लिए गए, उसके बाद वो कंफर्म हो गए। तो अगर घर से ये टेस्ट कराना संभव है तो घर से रहते हुए उसकी व्यवस्था करके टेस्ट करवा लेना चाहिए। और जो वो क्वारंटीन में चले गए, अलग हो गए, दूसरे से अलग कर लिया, तब से वो पैनिक तो निश्चित रूप में ना करे, लेकिन उसके साथ साथ वो खुद को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू कर दे। ऑब्जर्व करना शुरू करे मतलब आपने शारीरिक सभी लक्षणों को देखना शुरू करे, उसको नोट करना शुरू करे, और क्या करें, और उनके साथ साथ विश्राम पर्याप्त मात्रा में ले। संपूर्ण रूप में आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं कि इस परिस्थिति में एक व्यक्ति को अपना
अग्नि को रक्षण करना चाहिए। अग्नि का रक्षण का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में आपका जठराग्नि को मंद होने देना नहीं चाहिए। तो जठराग्नि मंद होने की संभावना जिस आहारों में है, इसी प्रकार आहार को आप किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। और जब आपको कोरोना टेस्ट के द्वारा ये पता चला कि आप वास्तव में पॉजिटिव है, तब तो आपको उससे भी अधिक सावधान होना चाहिए। आप अपनी जठराग्नि की रक्षा के लिए, अग्नि की रक्षा के लिए प्रवाही, और वो गर्म प्रवाही हो। गर्म मतलब ऐसा गर्म नहीं कि जो आप सामान्य रूप में ले नहीं सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसी प्रकार की गर्म प्रवाही को आप भोजन के रूप में स्वीकार करना शुरू करें, अधिक से अधिक मात्रा में। दूसरी बात है, आयुर्वेद में मुख्य रूप में मूंग दाल जिसको हम कहते हैं, उसका पानी, उसमें थोड़ा हल्दी और थोड़ा जिसको कहते हैं काला मिर्ची पाउडर, ये दोनों के साथ आप बार बार उसका उपयोग करें तो निश्चित रूप में आपके लिए जठराग्नि की संरक्षण के लिए बहुत उपयोग होगा। पानी जो आप पी रहे हैं, पानी भी अगर अनुकूल हो, आप पानी को भी थोड़ा गर्म पिए, इससे भी आपको बहुत अनुकूल फायदा रहेगा। इसके साथ साथ डॉक्टरों के सलाह के अनुसार आपको जो भी दवा दिया जा रहा है, उनका समयसर सेवन करना चाहिए, लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जब आप क्वारंटीन में है, अभी हम जानते हैं कि क्वारंटीन में हम जब हैं, जिन लोगों को ये अनुभव हुआ है, तो हम लोगों का कोई व्यक्ति ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन मोबाइल ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। तो हम लोग जब तक क्वारंटीन में रहे, तब तक हमारा नित्य संगी मोबाइल बन गया है। बस उसी में देखते रहना, उसी में सुनते रहना, वीडियो देखते रहना, यही हम करते रहे हैं। और नो डाउट बीच में ऐसा परिस्थिति का सर्जन हो गया था कि ये हुआ था कि मोबाइल में सोशल मीडिया के द्वारा इतने सारे नेगेटिव समाचार हम लोगों को मिल रहा था, जो सुन के हमें ये लगना शुरू हो रहा था कि नेक्स्ट मेरा नंबर है। आज इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, कल उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। आप जानते होंगे कि बीच में परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दररोज सुबह उठ के हम घबराते थे कि आज किसकी मृत्यु की समाचार हमको सुनाई दे। और ऐसा हुआ भी है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों का भी मृत्यु हो गया है, और सडनली हुआ है, कोई समय नहीं मिला उनको, घर से ले जाते जाते रास्ते में मर गए। ऐसे बहुत सारे, अहमदाबाद में ऐसे पेशेंट हुए हैं। तो ये सब समाचार क्या होता है, सोशल मीडिया में जो समाचार हमें प्राप्त होता है उसमें सब सही होते हैं, ऐसा नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे उसी से तो हमें एजुकेशन मिलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एजुकेशन जितना जरूरी है उतना लेके हम रुकते नहीं। फिर सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे समाचार, ऐसी एजुकेशन भी प्राप्त होता है जो बेसलेस होता है, जो ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा नहीं होते हैं, लेकिन केवल कल्पना के द्वारा दिया जाता है, या तो कुछ अपना वीडियो को ज़्यादा लाइक मिले उसके लिए किया जाता है। और लेकिन हमारे बीमार परिस्थिति में हमारा मानसिक स्थिति ऐसा रहता है, हम इसी प्रकार वीडियो को अगर देखते रहेंगे तो उससे हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, और हमें लगने लगता है कि शायद मेरे भी कुछ भयंकर होने वाला है। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति सभी लोग स्वीकार रहे हैं, जितना मजबूत है, कोरोना से संक्रमण की चांसेस उतना कम है।
और अगर संक्रमण हुआ है तो वो हल्का फुल्का होके आप निकल जाएंगे। आपको विशेष कोई मेडिकेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी मन बहुत ही नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है और आपके मन की इच्छा शक्ति अगर कम हो गया है, तो ये डायरेक्टली आपके अंदर रहने वाले जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको प्रभावित करता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में ऐसी चर्चा, ऐसा विचार, ऐसे वीडियो हमें नहीं देखना है जो हमारा मानसिक उद्वेग को बढ़ाए, जिसका सीधा असर हमारा इम्यूनिटी के ऊपर पड़े। कभी कभी ऐसा होता है, हम जो सोचते रहते हैं वो सोच के ही हम उस स्थिति को हमारे ऊपर ला देते हैं। हमारा केस बहुत ही हल्का फुल्का है, हमें कुछ हुआ नहीं, सामान्य खांसी सर्दी हुआ है, हल्का बहुत बुखार हुआ है, उसके बाद हम ऐसा सोचते हैं कि कदाच रात को मेरा कुछ हो जाएगा, कदाच सुबह उठ के कल मेरा कुछ हो जाएगा। ये जो हो जाएगा, इस प्रकार की जो एक डर हमारे मन में आ जाता है, सुन के ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कारक परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं। तो उससे आप बचिए, आप ध्यान में रखिए। एक तो जब टेस्ट कराने के लिए हम देते हैं तो हम तो पहले एक इस प्रकार के एटीट्यूड में रहते हैं कि मेरा नहीं हुआ है। एक ऐसा लापरवाही होने का एक बड़ा कारण ये होता है कि इस दुनिया में सभी को कोरोना हो सकता है लेकिन मुझे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं होगा। टेस्ट कराने के लिए सैंपल दे दिया, फिर भी उम्मीद है कि मुझे नहीं हुआ, मुझे तो ऐसी सामान्य सर्दी हुआ है। इस प्रकार विचारधारा से भी कई लोग लापरवाह हो जाते हैं और फिर वो डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करते हैं, अपना हाथ मुख को बराबर साफ नहीं रखते हैं, हाथ को बार बार साफ नहीं करते हैं, बार बार आँखों में, नाकों में, मुख में हाथ देते हैं। तो ये जो है, ये लापरवाही से भी कभी कभी लोग अपने ऊपर बहुत बड़ा विपद को बुला लेते हैं, विपत्ति को बुला लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो माइल्ड कोरोना के शिकार हुए हैं, और मैं तो कहूँगा कि जब कोरोना से बाहर आ गए तब भी आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप पहले से ही योग अभ्यास से जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा बहुत योग के प्रक्रिया को जानते हैं, तो आप निश्चित रूप में जलनीति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पानी के साथ ही, गर्म पानी, उसमें नमक युक्त पानी करके ही उसका उपयोग भी करेंगे तो आपके नाक और नाक के पैसेज के अंदर रहने वाले जो वायरस है उसको निकल जाने की एक चांसेस मिल सकता है। वो आप प्रयोग, लेकिन जो लोग पहले से कभी किया नहीं और ये सुन के पहली बार कोरोना इन्फेक्शन के बाद अगर शुरू करें तो उनके लिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इससे उनका सर्दी भी होने का चांसेस ज़्यादा अधिक हो जाएगा और जिसमें इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। अगर हो सके आप चीनी का सेवन करना उस समय बंद कर दीजिए। ये चीनी का सेवन भी ये वायरस को फैलने में मदद करता है। और नेक्स्ट जो है, आप एक काम कर सकते हैं कि आपका ये इन्फेक्शन अगर इस कंठ देश तक ही सीमित है, नाक और इस पैसेज तक सीमित है, तो जिससे कि आपको कैसे पता चले, आपका स्वाद चला गया, आपका गंध लेने का, घ्राण लेने का शक्ति चला गया, तो ये इन्फेक्शन जो है मुख्य रूप में कहाँ पर है, ये नाक और मुख में ही है, यहाँ पर काम किया है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन, ये वायरस अगर आपका फेफसा में प्रवेश करे और फेफसा को प्रभावित करना शुरू करे तो ही ये भयंकर आकार धारण करता है। इसीलिए प्रत्येक को ये जरूरी है कि वो ऐसा कुछ प्रयोग करे कि जिससे उनका इन्फेक्शन नीचे ना पहुंचे। इसीलिए गर्म पानी का गर्गल करना, नमक युक्त पानी का नियमित रूप में भाप लेना, नाक से लेके मुख से छोड़ना, मुख से लेके नाक से छोड़ना, इस प्रकार का प्रयोग दिन में कई बार करते रहिए। गर्म पानी का सेवन करना, जो भी ले रहे हैं लिक्विड लेते रहिए, और
मूंग का पानी विशेष रूप में लेते रहिए, तो प्रोटीन का जो सप्लाई है वो भी बनता रहेगा और जिसके द्वारा आपको ये फायदा मिलेगा। और फेफसा का इन्फेक्शन रोकने के लिए आप क्या करें, नियमित रूप में जो लोग पहले से प्राणायाम जानते ही हैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का उपयोग करें, और जो लोग योग से जुड़े हुए नहीं हैं, प्राणायाम को नहीं जानते हैं, वो लोग डीप ब्रीदिंग की अभ्यास करें। डीप ब्रीदिंग की अभ्यास से दो फायदा होगा। एक, आपको निरंतर आपके फेफसा में इन्फेक्शन हुआ या नहीं उसके जानकारी आपको मिलता रहेगा, जिससे कि कोई क्रिटिकल कंडीशन एकाएक आ जाए, आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम घट जाए, ऐसा परिस्थिति का सर्जन नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, आपका फेफसा को इन्फेक्शन होने का चांसेस भी बहुत घट जाएगा। अभी कई प्रयोग से ये दिखा गया है कि माइल्ड इन्फेक्शन होते ही अगर आप बहुत सीरियसली दिन में कई बार इस प्रकार का ब्रीदिंग एक्सरसाइज की अभ्यास कर रहे हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो लोग जानकार हैं वो अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनका फेफसा का जो एक्टिविटी है वो एकाएक डिस्टर्ब नहीं होगा, और होगा तो भी आपको बहुत पहले से सूचना मिलेगा कि आपको फेफसा में, आपका लंग्स में कुछ हो रहा है, आपका फुसफुस में कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकेंगे। तो इसीलिए हम मुख्य रूप में इन सब चीज़ों का उपयोग अगर करते रहेंगे, और इवन आप जब कोरोना से बाहर आ गए हैं तब भी आप नियमित रूप में आप आपके लंग्स को डेवलप रखने के लिए, उसका मजबूत रखने के लिए आप इसकी अभ्यास करते रहिए। आहार बहुत ही व्यवस्थित रूप में लेते रहिए। जो आहार पचने में भारी है ऐसा कोई चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। मूंग का पानी सर्वोत्तम है, उसी से सब कुछ पोषण मिलता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मूंग का पानी सबसे जल्द से जल्द आपके शरीर के धातुओं में, कलाओं में प्रवेश करके आपको एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपको सजीव करता है, प्राणबंद करता है। उसका उपयोग करते रहिए। और आखिरी बात है वो है, एक मानसिक शांति की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए, जो लोग ईश्वर विश्वासी है वो मानते हैं कि हमने ये कोरोना काल में देखा, जितने करा कराया सब घर पे रह गए हैं। अपना लोक संपर्क, अपना मेडिकल फैसिलिटी, अपना पहचान, अपना ताकत, अपना पैसा कोई काम पे नहीं आया। हजारों लोग को मैं जानता हूँ जिन लोगों के पास इतने सब होने के बावजूद उनको शरीर छोड़ के जाना पड़ा। इसके पीछे एक सिद्धांत है कि हम लोग भगवान पे निश्चल विश्वास रखें, उनके ऊपर श्रद्धा अटीक रखें। वो जो भी कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करिए। और उनके प्रार्थना करने की एक सर्वोत्तम उपाय है, आप नियमित रूप में जब भी समय मिले आप प्रार्थना करिए, ध्यान करिए, जिससे आपका मन भी शांत होगा, उद्वेग भी कम हो जाएगा, और आप देखेंगे आप आपके शरीर के अंदर एक नया ऊर्जा का पैदा होगा, जो आपको इस बीमारी से बाहर आने में और बाहर आने के बाद पुनः स्वस्थता प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोग होगा। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं ये मानता हूँ कि इतने सारे जो उपयोग थोड़ा बहुत मैंने बताया, अगर इसकी सारे उपयोग करें, इवन आप चाहे तो शवासन का भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। जो लोग शवासन करने में असमर्थ है वो मकरासन की भी उपयोग कर सकते हैं। मकरासन की उपयोग से आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी तरह से रिस्टोर हो सकता है, ये भी देखा गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे तो माइल्ड जो इन्फेक्शन है उसमें ऑक्सीजन का लेवल जनरली कभी घटता नहीं, वो उनका ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, क्योंकि उनका स्थिति वो है ही नहीं, इन्फेक्शन फेफड़े में प्रवेश किया नहीं, और किया होगा तो भी उतना गहरा नहीं। लेकिन फिर भी हमें इन बीमारी का इतने लक्षण है, इतना विचित्र इसका परिस्थिति है, कब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, डॉक्टरों को पता नहीं, किसी को पता नहीं, साइंटिस्ट को पता नहीं। इसीलिए उस पर सावधान रहना बहुत आवश्यक है। इसका प्रोटोकॉल को पूरा के पूरा फॉलो करिए और खुद को बचाते रहिए। आप ये समझ लीजिए कि इन्फेक्शन होने का सबसे अधिक संभावना आपको ही है। इस विचार जबकि आपके अंदर आ जाएगा, आप उतनी अधिक सावधानी को पालन करेंगे
और इसके द्वारा भी आप इससे दूर रहेंगे। तो इसी प्रकार इन सब चीज़ को फॉलो करते हुए हम मानते हैं कि हम आराम से इनसे थोड़ा दूर रह सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं और पुनः स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, अभिनंदन देते हुए, और इस महामारी से जो लोग बाहर आए हैं और पुनः स्वस्थता प्राप्त करने में लगे हुए हैं, वो फिर से इस अभ्यास के द्वारा लाभान्वित हो। इस विचारों के साथ आप सभी को वंदन करते हुए मैं मेरा वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को प्रणाम।